चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देख रहे थे और उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा किसी सरफेस के थ्रू देखा जाता है और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दी सरफेस। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर इसमें से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो बताइए इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बोला जाएगा? 10, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, 10 वेबर बोला जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो बताइए? यूनिफॉर्म हो, और बाबू सरफेस जो हो वो कैसा हो? फ्लैट हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है बी डॉट, ऐसा करके आता है। अरे बोलिए, बी डॉट एस का मतलब हुआ बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। आप बताइए कि ये बी क्या है? तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, 5 टेस्ला है कि 10 टेस्ला है, ये होगा। एस क्या है? सरफेस एरिया है। और बताइए थीटा क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल है। सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर माना जाता है? तो सरफेस एरिया, जिसको आजकल हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अगर ऐसा सरफेस है तो या तो इधर होगा, नहीं तो फिर इधर होगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो जनरली जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होती हैं, हम उधर ही उधर ही एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन मान लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी तरफ से आ रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मेरी तरफ हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी तरफ जा रहा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपकी तरफ ले लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग देख रहे थे कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो कैसा हो बताओ? तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, मतलब उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, और बाबू सरफेस जो हो, यहाँ बीच में और आया था, मेरा राइटिंग समझ में आता है? हाँ ठीक है, तो सरफेस कैसा होना चाहिए बताइए? कर्व्ड होना चाहिए। तो इस केस में हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया नहीं लेते हैं लड़की, एक बार में हम टोटल सरफेस एरिया नहीं लेते हैं। हमारी मजबूरी हो गई कि अगर अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे अगर सरफेस कैसा हो जाए? कर्व्ड हो जाए, दोनों केस में पहले हमको लेना होता है छोटा सा सरफेस एरिया। फिर उसके बाद जब हम लोग बी डॉट डी एस करेंगे तो हमको छोटा सा ना फ्लक्स मिलेगा, और छोटे छोटे सारे फ्लक्स को जोड़ने का मतलब हुआ आप इसको क्या कर दीजिए, तो इस केस में आपको पूरा टोटल फ्लक्स मिल जाएगा ना। तो जैसे आपके किताब में भी कुछ ऐसा दिया होगा कि यहाँ पर छोटा सा ऐसा डीएस लिया होगा, अरे किताबुआ में देखो ना। और मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर की तरफ क्या है बताओ? बी है, बीच का एंगल कितना है? थीटा है ना। तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो पहले यहाँ के लिए बी डॉट डी एस करोगे ना। बी डॉट डी एस करने का मतलब हुआ बी इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद आप बी डॉट डी एस सब जगह बी डॉट डी एस करके जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल फ्लक्स नहीं मिल जाएगा। तो खैर ठीक है, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे। ये दो केस देखा था हम लोगों ने। अरे बोलो, इसमें बताओ ना, सरफेस फ्लैट है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हम फ्लक्स के लिए वही वाला ना फॉर्मूला यूज करेंगे, बी इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी हम लोग इधर ही लेंगे। तो ये हो जाएगा बी इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ पर जो है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, लेकिन सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर लोगे? या तो बाहर लोगे, नहीं तो अंदर लोगे, क्योंकि वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी, तुम कल नहीं आया था क्या? बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। तो दोनों केस में, माने अंदर लीजिए चाहे बाहर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका डायरेक्शन कितना, डायरेक्शन बोल रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो आप लिखिएगा बी इंटू एस इंटू, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 ना होती है, तो कोई फ्लक्स नहीं। और इसको तो हम लोग कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम ऐसे पैरेलल निकल गई तो इसमें कोई छेद नहीं ना होगा। और मैं क्या कह रहा था? नो छेद नो फ्लक्स। बहुत बढ़िया, क्या बात है। गॉस याद दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया। गॉस लॉ इन क्या? तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ, शांत हो जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला गॉस लॉ क्या कहता था कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई, नेट फ्लक्स को हम लोग ई डॉट डी एस ना बोला करते थे, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ना बोला करते थे। और ये गोल घेरने का मतलब हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं
वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हो रहा है। लेकिन बाबू आप बताइए कि कल हम लोगों ने देखा था कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस हमेशा कितना होता है, याद आया? और इसके पीछे का रीजन आपको पता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है उसको फिर वापस, तो जितना जा रहा है फिर उतना ही आ ही जाएगा। तो किसी भी केस में किसी भी क्लोज्ड लूप से, लूप नहीं सॉरी, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये चीज हम लोग देख रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, कई तरीका देखा था हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। तो ये होता है। अब तुम अपना वीडियो देखना, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, जिसको डिनोट किया जाता है WB से। और बाबू इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल इज इक्वल टू होता है 10⁻⁸ वेबर, या फिर बाबू एक वेबर कितना हो जाएगा, 10⁸ मैक्सवेल हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा था। अच्छा, तो आपके सामने एक कोयल नजर आ रहा है। आपको पता है लूप और कोयल में अंतर होता है। लूप होता है एक, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, बोलो, इसको क्या बोलोगे? लेकिन वही अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये क्या बन जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना? तो अगर एक ऐसा कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में हमने डाल दिया है। बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चूंकि ये थोड़ा सा तिरछा है, ये आपको महसूस हो रहा होगा, तो इसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इधर की तरफ ना होगा जा। अगर मान लीजिए सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही ना होगा। हाँ, तो वही देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर दिखाया गया है। और ये कुछ इस तरीके से है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो हमको पता करना है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये सरफेस फ्लैट है, कर्व्ड है? तुम गजब की बात कर रहे हो। ये इसको तुम फ्लैट सरफेस बोलोगे कि कर्व्ड सरफेस बोलोगे? अरे ये फ्लैट ही ना है। हमने 4-5 टर्न डाल दिया तो क्या इसे ये कर्व्ड हो जाता है? सरफेस कैसा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये तुमको कैसे पता चला मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है? तो अगर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप क्या हो, अगर सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यहाँ 10 टेस्ला तो यहाँ भी तो यहाँ भी 10 टेस्ला। बात समझ में आई? तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है एंड सरफेस फ्लैट है, तो हम लोग एक बार में टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर B.S। अब लेकिन सुनिए, अब इस चैप्टर में हम लोग सरफेस एरिया एक्चुअली नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कोयल मिलेगा या फिर लूप मिलेगा जिसका कोई सरफेस, क्या इसका पास सरफेस है? अरे ये डिस्क होता, रोटी टाइप की चीज होती तब ना सरफेस होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसा ही होता था। इधर आपको क्या मिलेगा, लूप मिलेगा जिसका कोई सरफेस, फिर भी एरिया हमको देखना है। तो हम इसको सरफेस एरिया नहीं ना बोलेंगे, सरफेस है ही नहीं तो सरफेस एरिया कैसे बोलेंगे? खाली एरिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अरे यार ये खाली एरिया क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया को हम लोग ए से दिखा दें, तो इस चैप्टर में एरिया को हम एस से ना दिखा के ए से दिखाया करेंगे। चलिए बढ़िया है। आपको लग रहा होगा कि यहां पर मैंने ये गैप काहे छोड़ दिया है, गड़बड़ हो गया है। सुन लो मेरी बात, ये जो फ्लक्स तुमने लिखा है B.A, ये एक लूप की वजह से है। ये एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स है। यहां पर ऐसा टोटल कितना लूप है, n गुना लूप है। तो अगर नेट फ्लक्स थ्रू द कोयल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ n से मल्टीप्लाई करिएगा। और बाबू आप जानते हैं कि B.A का मतलब होता है BA cos थीटा, तो ये बन जाएगा NBA cos थीटा। NBA cos क्या हो जाएगा, ये NBA cos थीटा। क्लियर है? तुम बताओ, नेट फ्लक्स थ्रू अ कोयल जिसका नंबर ऑफ टर्न कितना है, n है, जिसका एरिया a है और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है,
उससे होकर नेट फ्लक्स कितना जाता है? नहीं, देख के बोल सकता है। तुम कौन होता है रे? तुम देख के बोल सकता है, देख के बोलो। एन ए बी, अच्छा बी ए बी बोल सकते हैं, लेकिन एन बी ए बोलो ना, अच्छा लग रहा है। एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए। जब तक ये चैप्टर चलेगा ना, ये मैं तुम्ही से पूछूंगा, और तुम्हारी तरफ अगर मेरी निगाहें जाए तो समझ जाना कि तुमको बोलना है एन बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब इस पूरे चैप्टर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, एन बी ए कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, थीटा की जगह हम 0 डिग्री ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्मूला यही ना रहेगा जो हम कहीं भी यूज कर लेंगे। चलिए इधर देखिए, अब इसका एक बहुत स्पेशल केस रहेगा जिसमें थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे? 0 डिग्री। आप बहुत ध्यान से देखिए, तो जो लूप ऐसे तिरछा था उसको मैंने सीधा कर दिया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अब इधर ही ना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो बताइए बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, अब बार बार मैं इधर बी नहीं लिखूंगा, तो आप मान लीजिएगा कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा एन बी ए। अब बताओ कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये बन जाएगा कितना? तो ये आपका एन बी ए। तो कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन ज्यादा यूज कौन होता है? ये माने 80% सिचुएशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड्स आपको मिलेंगी वो एकदम सामने से वार कर रही होंगी। अरे बोलो ना यार, एकदम क्या? सामने से वार कर रही होंगी। और सामने से वार करने का मतलब हुआ कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। और उस केस में आप ये याद रखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एन बी ए। एन बी कितना होगा? एन बी ए। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए ठीक है। तो ये बताइए किसने पूछा है? सीबीएसई ने 1 नंबर में पूछा है। बहुत तुम लोग खुश हो गया होगा कि इतना आसान सवाल। थोड़ा देखते हैं कौन बताता है। डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई एक आदमी हाथ उठा के बता दो। हाँ बोलो। है? नहीं बाबू, सी नहीं होगा। चलिए इग्नोर किया जाए इस बात को, ठीक है। अरे कोई एक आदमी ढंग से बताओ ना, बढ़िया से। मान लीजिए पेपर में आया हुआ है, देखो वैसे भी 2020 का है? पेपर में आया हुआ है, तो क्या जवाब दीजिएगा आप इसका? डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो वेबर लिख देंगे। तो वेबर लिख देंगे तो हमको 1 नंबर नहीं मिल जाएगा? आओ, मिल जाएगा तुमको। ये बिहार बोर्ड है। बिहार बोर्ड होता है तो बोलता राइट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऐसा यूनिट का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जा 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 मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? हाँ, तो उसमें हम वेबर लिख देते, आंसर सही हो जाता है, 1 नंबर आपको मिल। ये डिफाइन करने को बोल रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि क्या होता है, ये बोल रहा है कि जो भी होता है तो वेबर ही ना होता है, उसको आप डिफाइन करिए। तो डिफाइन करने का मतलब हुआ कि आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली 1 वेबर कितना होता है। ओ 10⁸ मैक्सवेल लिखने अरे यार, सवेरे देखिए एक आदमी ने बताया था। मैं आपके बैच से भी एक्सपेक्ट करता हूं कि एक आदमी बता दे हमें। 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलिए देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले एक बात बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो एन बी ए कॉस थीटा। एक काम करते हैं, हम लोग लूप लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न कितना लेते हैं? तुम लोग चोर भी नहीं बनेगा ढंग का। हम लूप कितना, नंबर ऑफ टर्न कितना लेते हैं? तो खाली ऐसा बी ए कॉस थीटा लिख दें। अब आप बताइए कि इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है ना?
तो कहने का मतलब है कि सामने में क्या छुपा होता है, 1 छुपा होता है। तो हमको यही ना 1 वेबर को डिफाइन करना है। तो आप बताइए कि ये 1 कब होगा, जब ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, और तो ये 1 होने का मतलब हुआ 1 टेस्ला, ये 1 होने का मतलब हुआ 1 मीटर स्क्वायर, और बाबू ये 1 होने का मतलब हुआ कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो पता अब हम इसको लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर किसी लूप से जिसका एरिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना, हाँ, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो, 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हो, उस सिचुएशन में जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो, उस समय उस लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना माना जाएगा, 1 वेबर। तो आप इतना लिखिएगा तब जाके सीबीएसई आपको 1 नंबर देगा। ये मत सोचिएगा कि हम वेबर लिख देंगे तो ठीक है, आधा नंबर दे सकता है, लेकिन 1 नंबर नहीं देगा। अच्छा एक बात बताओ कि क्या मतलब ये आप चाहते हैं कि हर अब ऐसी ऐसी चीज भी आपका टीचर आपको बताए? ये सब कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं। अगर आपको बोलेगा, 1 मिनट रुकिए ना, अगर आपको बोलेगा कि आप फोर्स के एसआई यूनिट को डिफाइन करिए, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन को डिफाइन करने को ना बोल रहा है। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो 1 न्यूटन को, यहाँ 1 वेबर को डिफाइन करने को बोल रहा है। तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। तो ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, और ये भी 1 हो जाए, तो क्या ये 1 नहीं हो जाएगा? तो हो गया। दोबारा समझना है? चलो ठीक है। क्या छूट गया? अच्छा ये छूट गया है, बिहार बोर्ड 2021 छूट गया है। कैसे छूट सकता है? कह रहा है 5 टेस्ला है, तो 5 टेस्ला को थोड़ा सा वेबर और कुछ मीटर स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है, आप उसमें कन्वर्ट करके बताइए, यहाँ स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा? तो अगर आपको मैग्नेटिज्म का पहला क्लास याद है तो वहां हमने देखा था कि टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, याद आया? और आज हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्लक्स होता है B इंटू ए इंटू क्या, कॉस थीटा होता है। तो इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है, अरे इसका तो कोई यूनिट, कॉस थीटा साइन थीटा यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस चीजें होती हैं। तो यहाँ से अगर हम B लिखें तो क्या फाई अपॉन ए नहीं हो जाएगा? और इसका होता है बाबू वेबर, और इसका होता है मीटर स्क्वायर, और B का क्या होता है, टेस्ला। तो टेस्ला बराबर क्या आ गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला बराबर होता है वेबर पर, तो 5 टेस्ला का मतलब होगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक है। बिहार बोर्ड पूछ रहा है कब, 2012 में, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए घटिया बात बोल दिया कि नहीं? तो पहला ही वाला गलत हो गया। तो आपको पता है पहला वाला ऑप्शन गलत किसी एक ही में दिया होगा, किस में दिया है, डी नंबर। तो बस इसका मतलब कंफर्म है कि दूसरा वाला सही होगा। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव और क्या, 0 हो जाएगा। अरे बोलिए, हाँ तो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है ना, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 भी होता है। अरे बोलो, हाँ ठीक है, तो ये सही है, पहला वाला गलत है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी हो जाएगा। चलिए, और रेक्टेंगुलर कोयल है, मैंने पूछा है, रेक्टेंगुलर कोयल कितने का है, 20 बाई 40 सेंटीमीटर। तो लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, और टर्न्स कितने हैं, 60 टर्न्स हैं, और वो XZ प्लेन में है। कहाँ है, XZ प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है, I कैप माइनस 2J कैप प्लस हाफ K कैप टेस्ला, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दी कोयल। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, कोई है जो बता सके?
चलिए कितने लोग ट्राई कर रहे हैं और तुम्हारा आंसर आ गया? क्या आया है? 9.6 वेबर आ रहा है, देखना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मान लिया जाए कौन सा एक्सिस? एक्स। इसको मान लिया जाए तो आप जानते हैं ना जेड ऐसा बाहर होता है, तो दिख कहाँ रहा है? इधर, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ है? ये बाहर। ये समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि बाबू ये वाला एंगल 90 डिग्री सबको दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला एंगल भी कितना है? ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। आप समझ रहे हैं? हाँ। अब आपको बताना है कि एक्स जेड प्लेन कौन सा प्लेन होगा? कैसा होगा? इशारा करके हमको बताइए तो थोड़ा, कैसा होगा? ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन हो। अरे यार एकदम सही बोल रहे हो तुम। ये देखो, ये क्या है? अरे ये क्या है और ये क्या है? तो यही ना एक्स जेड हुआ। अच्छा इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? तो ये वाला हो गया वाई, ये वाला हो गया, तो ये वाई जेड प्लेन है। अच्छा इसको क्या बोलोगे? तो ये हो गया वाई, ये हो गया ये एक्स वाई। प्लेन ढूंढने तो आपको आता है ना, तो एक्स जेड प्लेन हमको समझ में आ गया बाबू। एक्स जेड प्लेन जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं? जल्दी बताइए तो। हे भगवान, अरे 3D में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। अरे ऐसा ही ना होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो यहाँ n की वैल्यू जो है वो 60 है। एकदम आराम से जैसे दिया है आप उसको लिखिए। इसमें ये दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर और बाबू ये कितना दिया हुआ है? लिख लिया हम लोगों ने। तो इससे क्या हम लोग एरिया निकाल सकते हैं? 20 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर। आप बताइए सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर -2। तो 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -4। तो ये हो जाएगा 800 गुना 10 टू दी पावर -4 मीटर का स्क्वायर। ये बन जाएगा 8 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने n ले लिया, a ले लिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी कुछ ऐसा आड़ा तिरछा है। क्या बोल रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? आड़ा तिरछा है। तो आप बताइए आई कैप माइनस जे कैप ना, अरे बोलो माइनस जे कैप और प्लस हाफ के कैप, ऐसा करके दिया हुआ है। इससे ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो खैर लिखा ही हुआ है। थोड़ा सा एक बार हम लोग इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखें। हे भगवान, अरे देखें, आपको बताना है किधर लूं मैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ऊपर की नीचे? अच्छा मतलब दो ही ऑप्शन ना है? अरे दो ही ऑप्शन ना है, या तो ऊपर ना तो नीचे है। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमको लेना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? वाई एक्सिस की तरफ है। नीचे वाला -y है। तो आप बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि सर ऊपर लीजिए आप? कितने लोग कह रहे हैं नीचे लीजिए? बोलिए। नीचे? ऊपर? चलिए अगर मैंने ऊपर ले लिया कोई बात नहीं है, आपकी बात मैं मान लेता हूं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैं किधर ले लेता हूं? तो ऊपर वाला डायरेक्शन जो है वो वाई एक्सिस ना है। यानी अगर अब इस एरिया वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के लिए अब मुझको क्या लिखना पड़ेगा? जे कैप भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार वाई एक्सिस की तरफ जे कैप ही ना होता है। अब अगर हमको फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करें? n इंटू बी डॉट ए करें। और डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान चीज है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? कितने लोगों को नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट करने? आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में अगर वेक्टर्स दी जाएं तो ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट करने? मैं अभी बता देता हूं। अरे यार, वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस प्लस 4k कैप है। वेक्टर बी बराबर -i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है। और अगर तुमको करना है ए डॉट, क्या करना है? तो क्या करते हैं?
मैंने कहा है तुमसे पूरे वेक्टर में सबसे आसान अगर कुछ है तो क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है। क्या किया जाता है बताइए, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, यहाँ आई कैप का -1 है, तो 3 गुना -1 कितना होगा, -3 हो जाएगा। यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट -2, यहाँ प्लस, तो -2 इंटू +2 -4 ना होगा। बहुत बढ़िया, 4 गुना -2 माइनस, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा बताइए, 15 आ रहा है, -15 आ जाएगा। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि एक कैप दे दे 2 आई कैप प्लस 4 के कैप जे कैप, अब बी दे दे 2 जे कैप -3 के कैप, ऐसा दे दे। अब लो, अभी थोड़ा अजीब अजीब सा हो गया। अब हम आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, तो इसमें आई कैप है, इसमें आई कैप, तो छोड़ देंगे। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट हम कितना मानेंगे, तो समथिंग इंटू 0 0 ही ना रह जाएगा, हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर जोड़ा में नहीं है छोड़ देंगे। चलिए इधर बताइए, जे कैप का कोफिशिएंट 4, जे कैप का कोफिशिएंट, तो 4 गुना 2 कितना, 8। के कैप है या नहीं है, हो गया, कहानी खत्म। मैंने मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ बस इस पर और इस पर ही हमको फोकस करना था, क्योंकि यहीं पे ये लोग जोड़ा में है, कपल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 8 मिला। अब आप मुझको बताइए कि हमको बी डॉट ए करना है, और बी आपको यहाँ दिया हुआ है आई कैप -2 जे कैप प्लस हाफ के कैप, और ए यहाँ दिया हुआ है इतना जे कैप। तो सबसे पहले बाबू एन की जगह पे तो हम 60 रख लेंगे। अब आप मुझको बताइए डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करें, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, उधर आई कैप, इस ए में आई कैप का कोफिशिएंट नो मल्टीप्लाई। चलिए जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, यहाँ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, हाँ इतना है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई तो करें ना। तो बाबू अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो दिस विल बिकम -16 इंटू 10⁻²। और एक काम किया जाए, चूंकि हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो अब हम सीधे क्या लिख देते हैं, वेबर लिख देते हैं जा। अदरवाइज हमको इसका भी टेस्ला लिखना चाहिए था ना, -2 टेस्ला इंटू इतना मीटर स्क्वायर। तो हमने कहीं यूनिट नहीं रखा है, सीधे लास्ट में हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, वेबर रखने जा रहे हैं। इसमें के कैप का कोफिशिएंट कितना है, बोल नहीं रहे हो तुम, कितना है, और इसमें के कैप का कोफिशिएंट, हो गया, कहानी खत्म। अब आप बताइए कि जो आपका फ्लक्स आया वो कितना आया बताइए, माइनस साइन सामने जाएगा, 16 छक 96, तो हो गया मिला जुला के 960 गुना 10⁻² वेबर हो गया। और बाबू ये 10⁻² डेसिमल के रूप में ये 9.6 वेबर हो जाएगा। अब एक बात बता दो खाली बाबू, ये माइनस में काहे आ गया है, पता है काहे आ गया है, सुन लो एक मिनट, पता है माइनस में काहे आ गया है, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया है। मैंने तुमसे एक बात बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम इधर ही मानना, मैग्नेटिक फील्ड अगर उधर जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम उधर ही मानना। आप बताइए कि यहां पर जो फ्लक्स आएगा, एक मिनट रुकिए, ऐसा ना पेपर है, यहां पे जो फ्लक्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, किसकी वजह से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा। अब सुनिए, आई कैप की वजह से क्यों नहीं आएगा, आई कैप का मतलब हुआ एक्स एक्सिस ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है इसकी वजह से छेद होगा, हे भगवान, नहीं ना होगा। अगर ये इसका क्या मतलब हुआ, जेड एक्सिस ना, तो जेड एक्सिस का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा गया होगा, ए बोलना रे, छेद होगा। ये कहाँ गया है, ये ऊपर गया है रे, ये ऊपर गया है, कहाँ गया है, माइनस जे का नीचे, तो माइनस छेद होगा, अरे होगा ना। अब ये चीज जो है आपको समझना है कि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में रोल बस किसका है। वैसे भी जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका और इसका कोई रोल नहीं आया है,
यहाँ हाथी आई कैप प्लस घोड़ा के कैप भी दिया रहता तब भी आंसर यही आता जो अभी आया है। ये आप समझ रहे हैं? तो जब मैं आपसे पूछ रहा था, एक मिनट इधर देखिए, जब मैं आपसे पूछ रहा था ना कि बताइए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम ऊपर लेके नीचे लें, और आप लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ऊपर लीजिए, पता है उस समय मेरी निगाहें कहाँ थी? यहाँ थी, यहाँ थी, क्योंकि मैं ये बात जानता था कि एरिया वेक्टर जो है या तो ऊपर रहेगा नहीं तो, और ऊपर और नीचे का मतलब वाई एक्सिस ना हो गया, तो मुझको सब छोड़ छाड़ के किस पर ध्यान देना चाहिए था? इस पर। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है तो इसीलिए एरिया वेक्टर भी मुझको कहां लेना चाहिए था? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नीचे लेना चाहिए था। और बाबू अगर मैंने नीचे लिया होता तो आप बताइए कि मैं जे कैप लिखता कि माइनस जे कैप लिखता? तब तो मैं यहां पर माइनस जे कैप न लिखता। आप समझ पा रहे हैं? तो माइनस जे कैप लिखता, उसके बाद ये माइनस साइन सामने आ जाता, ये बोलना है, माइनस साइन सामने आ जाता। तो अगर इस माइनस साइन को मैं सामने रख दूं, और अब आप मुझको बताइए कि जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? -2। यहां जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? -8 इंटू समथिंग ना है। तो जो आंसर आता है वो किस में आता है? हाँ, तो कोई बात नहीं। ये चीज देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिक्कत नहीं है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, आप अगर इधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लीजिएगा ना तब भी दिक्कत नहीं है, बस आंसर कैसा आ जाएगा? जैसा पिछली बार आ गया था। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, और बिल्कुल ये मैंने अपनी तरफ से दिया था, ये क्वेश्चन कहीं का पूछा हुआ नहीं है, ठीक है? सिचुएशन को थोड़ा ढंग से समझने के लिए ये मैंने अपनी तरफ से दिया था। तो आप बताइए कि क्या आपको ये दोबारा समझना है? अरे आगे बढ़े क्या फिर? ये देखिए, फाइंड द फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द लूप ऑफ रेडियस। पहला कितना? R। अब पहले ही बताओ कि तुमको 2 लूप उसमें दिख रहा है, एक का रेडियस R, दूसरे का, बहुत बढ़िया। अब आप बताइए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है कितना? ये B है। तो आपको बताना है कि इस लूप से होके कितना फ्लक्स जाएगा, इस लूप से होके कितना फ्लक्स जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लक्स थ्रू R की वजह से, इसमें से बताना है आपको। फॉर्मूला क्या है? NBA cos थीटा, NBA cos थीटा। तो सबसे पहले n कितना है? 1 है। अरे इसका n कितना है? नंबर ऑफ टर्न एक ही ना, कुछ नहीं दिया है तो एक ही मान के चलेंगे, 1 है। B तो B है, A कितना हो जाएगा? और रही बात cos थीटा की, 90 डिग्री है। एक मिनट इधर देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्रॉस का मतलब अंदर होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है हमेशा सरफेस के, ऐसा सरफेस है, अरे ऐसा ही ना सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर किधर आएगा? इधर आएगा, नहीं तो अरे ऐसा ही ना आएगा रे भाई। दोनों में से हम कौन सा ले लेंगे? हम अंदर वाला ले लेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा है? तो अंदर वाला ही अगर ले लें, अब मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो बीच का एंगल कितना हो गया? कहीं नहीं बोल रहे हो? तो cos 0 डिग्री ना लिखा जाएगा, तुम इधर लिखेगा cos कितना डिग्री। और वैसे भी मैंने तुमसे क्या कहा कि सामने से अगर एकदम वार, आपको नहीं लग रहा है एकदम सामने से वार हो रहा है? सामने से वार हो तो याद रखना NBA, बस हो गया NB। तो N कितना था? 1 था। B कितना था? B था। A कितना था? पाई। और वैसे भी cos 0 डिग्री कितना होता है? तब मिला जुला के नेट फ्लक्स थ्रू द लूप ऑफ रेडियस R इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो B इंटू पाई R स्क्वायर आएगा, B इंटू पाई R स्क्वायर आएगा। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है इससे होके कितना फ्लक्स जाए। मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी वही B ही है।
एकदम कॉन्फिडेंटली हाथ उठाओ कि सर अगर गलत होगा आप मेरा हाथ काट दीजिएगा। ये बात होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो बोलो है। अच्छा तुम बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू ये जो 2R है वो भी इतना ही होगा। उतना ही होगा। अच्छा ठीक है बैठो, कोई बात नहीं, अभी मैं बता नहीं रहा हूं तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन कितने लोग उसके समर्थन में हाथ खड़ा करना चाहते हैं? अरे तो हार जाएगा रे भाई, हाथवा ढंग से उठा लो। कौन तुम समझाएगी? तुम समझा। सेम क्यों होगा जबकि एरिया तो इसका ज्यादा है? उतना ही फ्लक्स जा रहा है। फ्लक्स मतलब दोनों में सेम जा रहा है। तो कैसे सेम जा रहा है, मतलब कैसे मैं बाकी जनता को कैसे समझाऊं? हाँ बोलो। हाँ मैंने नहीं, ये तो जवाब आप दे ही रहे हैं कि सेम फ्लक्स जा रहा है। कैसे समझाया जाए कि सेम फ्लक्स जा रहा है? अच्छा ठीक है बैठिए। कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं सेम फ्लक्स नहीं जाएगा, कुछ और जाएगा, और कुछ और जाएगा तो कितना जाएगा ये भी बताइए। बोलो कितना बोल रहे थे? ये लड़का बोल रहा है 4 बोल रहे हो, तो 4 इंटू बी पाई आर स्क्वायर। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? कि चूंकि एरिया, कहने का मतलब है कि अब पाई आर स्क्वायर थोड़े लेंगे, पाई इंटू 2R स्क्वायर न लेंगे, तो एरिया 4 गुना हो गया तो फ्लक्स भी 4 गुना हो जाएगा। अकेले तुम खाली कह रही हो, और कोई है? अच्छा तुम भी है, तुम कह रहा है, मैंने 2-4 आदमी है। इसका मतलब है कि लगभग 80% लोग सोच नहीं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब सेम होगा कि अलग होगा। नहीं समझ पा रहे हो ना? तुम क्या बोल रहे हो, तुम बता। नहीं समझ पा रहे। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर जो फ्लक्स होगा, सुन लो 1 मिनट, मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी पहले आंसर तो सुन लो, सही आंसर क्या है यार, गजब करते हो तुम लोग। यहां दोनों लूप से होके गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। सेम होगा। नहीं ताली नहीं होगा, ताली मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है फोन पे। चलिए सुनिए इधर देखिए, सेम होगा। और क्यों सेम होगा? आप सबसे बेसिक डेफिनेशन पे जाइए। अरे शांत रहिए ना। आप सबसे बेसिक डेफिनेशन पे जाइए जिसमें हमने देखा था कि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ तुम लोग पिटा जाएगा बिना मतलब का, शांति से बैठो। तो आप सबसे बेसिक डेफिनेशन पर जाइए। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस। एक बात बताओ तुम, अगर मान लिया जाए कि सही में इतने ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहे हैं, आप बताइए तो छोटे का लूप में कितना छेद हुआ है? गिन के बताओ ना। 1 2 3 4 5 7 को छेद हुआ है। अरे बोलो ना। और ये पूरा बड़का लूप में भी कितना हुआ होगा? तो मेरे कहने का मतलब मान लो तुमने तीर चला, मेरे पेट पे 5 को तीर लगा है, तो अगर मैं तुमसे बस पेटे पर लगा है, नहीं इधर खाली मेरे पेट पे ही लगा है, कितना? 5 को तीर। अगर मैंने तुमसे पूछा कि बताओ मेरे पेट से होके कितना फ्लक्स जा रहा है, तो 5 को तुम नंबर ऑफ तीर न गिनोगे, और मैं पूछूं कि बताओ मेरी पूरी बॉडी से होके कितना फ्लक्स जा रहा है, तो अभी भी 5 ना बोलोगे? हे भगवान, काहे कि नंबर ऑफ तीर, आप देखिए ऐसे हल्ला मत करिए,
नंबर ऑफ तीर जितना मेरे पेट पे लगा है वही ना मेरी पूरी बॉडी पे भी लगा है। तो भले मैं पूरी बॉडी बोलूं तो तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ एरिया ज्यादा हो गया। अब तो एरिया से हमको क्या लेना देना, हमको नंबर ऑफ छेद ना गिनना है। तो वो अभी इस छोटका में भी कितना है 7 को, बड़का में भी। इसका मतलब हुआ कि दोनों से होके नेट फ्लक्स जो होगा वो सेम जाएगा। तो सवाल ये है कि चलिए इतना समझ में आ गया कि सेम जाएगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे कैसे। तो याद रखिएगा ये जो हम लोग NBA करते हैं ना, NB, फिर अगर cos थीटा भी आप लिख रहे हैं ठीक है। इस केस में तो थीटा 0 आ गया था ना, और मैंने क्या कहा 80 से 90% केस में वार हमेशा कहाँ से होगा, तो इसका फैक्टर ही नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा 0। तो मेन फोकस हमारा NBA पर ही रहना चाहिए। अरे बोलिए ना, हाँ ठीक है। तो उस केस में आप ये बात याद रखिएगा कि N तो खैर नंबर ऑफ टर्न है, B तो मैग्नेटिक फील्ड है। A जो होता है ना, तो A टोटल एरिया नहीं होता है, A होता है इफेक्टिव एरिया। और इफेक्टिव एरिया वो एरिया होता है जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है बस उतना ही हमको लेना है। तो आप बताइए कि अगर मैं ये बड़ा वाला लूप भी लूं तो N तो इसके लिए भी 1 ही है और मैग्नेटिक फील्ड अभी इसके लिए भी B ही है। लेकिन बताइए इसका इफेक्टिव एरिया क्या पूरा लिया जाएगा, सिर्फ इतना सा ना लिया जाएगा। हे भगवान, खाली इतना ही सा लिया जाएगा। यानी कि हम यहां पर भी B इंटू क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे, तो यही आंसर रह जाएगा। अब आप बताइए कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो इसमें भी होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें भी होता, अब आप मुझको बताइए तो क्या अंदर और बाहर, अंदर का मतलब यह हुआ ये R रेडियस के लूप से और ये 2R रेडियस के लूप से क्या अभी भी सेम फ्लक्स जाएगा? देखो सब लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अब की बार यहां भी है, इधर सब जगह है। तो क्या अंदर वाले और बाहर वाले की वजह से अभी अंदर वाले और बाहर वाले में अभी भी क्या सेम फ्लक्स ही होगा? अब अलग अलग होगा क्या? अंदर वाले की वजह से कितना होगा? 7 मत गिन के मत ना बताओ रे, NBA करके बताओ। B इंटू कितना लिखोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे। हाँ गिनती में भले 7 आ रहा है, आप समझ रहे हैं। हाँ बाहर वाले की वजह से अब क्या होगा, तो अब की बार इफेक्टिव एरिया में अब हम टोटल एरिया ना लेंगे, आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि तुमने एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक तीर से भर दिया, तो मैं पूछूं बताओ मेरे पेट से होके कितना फ्लक्स जा रहा है, तो खाली पेटे भर का ना गिनोगे। अब मैं पूछूं मेरी पूरी बॉडी से होके कितना जा रहा है, तो अब सब गिनोगे, यहाँ गिनोगे, यहाँ गिनोगे, यहाँ गिनोगे। ठीक है हर जगह, चलिए ठीक है, मैं आप समझ गए मेरे ख्याल से। तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा आपका सेम। अरे तुमको पढ़ने लिखने का मन नहीं है क्या? बोल दो हम छुट्टी, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब सुनिए, अब एक कमाल की चीज, 1 मिनट इधर देखिए। क्या आर नहीं दिया रहता? हाँ नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना कितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड है? अरे तो कैसे होगा, नहीं बनेगा। हमको एरिया अगर देगा ही नहीं तो हम नहीं निकाल पाएंगे, उसको देना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे किसकी, हैं फैराडे लॉ। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फैराडे ने 2 एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट सुनो क्या था। उन्होंने एक कोयल लिया, चाहे नॉर्मल आप एक लूप समझ लीजिए, उसमें उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। कोयल में क्या कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट को डिटेक्ट करना। चाहे एक काम करते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर ना लेके एक बल्ब जोड़ दे इसमें। अरे अगर इस लूप से होके करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा से फील होगा, है कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हो? तो लो ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग। ये एक कोयल है
और इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एगो समझ आना कि एगो बल्ब लगा हुआ है। इसको क्या समझना है, बल्ब समझना। अब उसके बाद हुआ क्या, ये देखो साइंटिस्ट लोग तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना, और आप यकीन मानिए 80% एक्सपेरिमेंट जो 80% खोज जो होता है ना, वो गलती से होता है। वो एक्चुअली खोज कुछ और रहे होते हैं, मिल कुछ और जाता है। तो एक नॉर्मल कोयल था, कोई बैटरी लगा है क्या इसमें, तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ऐसे मैग्नेट वगैनेट होगा, तो इसके सामने वो मैग्नेट ले आके ऐसे उन्होंने रखा, ठीक है। तो ठीक है, कुछ हुआ नहीं इसमें, अब बात समझ रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि यार तभी मैग्नेटवा को उठाकर कहीं ले जाकर रख आते हैं। तो जैसे ही वो इस मैग्नेट को ले जा रहे थे इससे दूर, अचानक से ये बल्ब, अब समझ रहे हैं, जैसे ही दूर किया उन्होंने इस मैग्नेट को, अचानक से ये बल्ब क्या हुआ, बिना बैटरी का बल्ब जल रहा है। आप बात समझ रहे हैं, कितना आश्चर्य वाली बात है। और जैसे ही उन्होंने उस मैग्नेट को रोका ना, ये बल्ब फिर जब नजदीक लेके आए, तो जितनी देर तक वो इस मैग्नेट को मूव करा रहे थे बल्ब, और फिर रोक दे रहे थे तो बुझ जा रहा था, ले जा रहे थे तो जल जा रहा था, रुक जा रहे थे तो ऑफ हो जा रहा था। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अब सुनिए, शांत रहिए। अब देखिए, अगर आम इंसान होता तो उसको क्या फील होता है, अरे कमरे में भूत है। अच्छा एक बात बताओ, हॉरर मूवी में अगर दिखाना होता है कि इस कमरे में भूत है, तो डायरेक्टर क्या करता है, बल्ब को ही ना जलाता बुझाता है, समझ में आ जाता है कि इधर भूत आ गया है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है, मैग्नेट को ले जा रहे हैं, जल जा रहा है, रुक जा रहे हैं, तो और जब ध्यान से देख रहे थे इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड है ही नहीं, है कि नहीं। तो वो साइंटिस्ट थे, समझ रहे हो, तो वो जानते हैं कि कोई भूत वूत, हर चीज के पीछे कुछ रीजन होता है कि नहीं। तो इसके पीछे का उन्होंने रीजन ढूंढा। और इससे पहले कि मैं वो रीजन बताऊं, उनका एक और एक्सपेरिमेंट मैं बताता हूं आपको। हुआ क्या कि ये तो मैग्नेट वाला समझ में आया ना तुमको, जब ले आ रहे थे तो जल जा रहा था, ले जा रहे थे तब भी जल जा रहा था, अरे बोलो ना, हाँ, रोक दे रहे थे तो बुझ जा रहा था। एक और एक्सपेरिमेंट था, एक एक्सपेरिमेंट ये था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोयल है, इसमें जला दिया गया क्या, बल्ब, और इसको तुम एक काम करो, रहने दो इसको, कुछ मत करो, ठीक है। एक दूसरा कोयल लो, और इस दूसरे कोयल को ना बाबू एक बैटरी से जोड़ के, और यहां पर भी एक बल्ब लगा दो। एकदम ध्यान नहीं दे रहे हो, यहां पर भी क्या करो, और मान लो कि यहां पर कोई स्विच वगैरह है, अभी स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो ये बल्ब जल रहा होगा ना, और ये बल्ब तो वैसे भी नहीं जलेगा, इसमें तो बैटरी भी कनेक्टेड नहीं है कि नहीं। अब हुआ क्या कि जैसे ही फैराडे ने स्विच को ऑन किया, ये वाला बल्ब तो जल गया, और ये जल के बुझ गया, ये बगल में पड़ा हुआ है, जल के बुझ गया। अच्छा आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है, हाँ उनको भी हो रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने इस स्विच को ऑफ किया, तो ये वाला बल्ब तो बुझ गया, जाहिर सी बात है बुझ जाएगा, लेकिन ये एक बार फिर से जल गया। जितनी बार स्विच को ऑन करते थे या ऑफ करते थे, इसके साथ जो होना है वो तो होगा ही, जैसे ऑन करोगे तो ये जल जाएगा, ऑफ करोगे तो ये, लेकिन जितनी बार इसको ऑन ऑफ करते थे ना, ये भी जलता था बुझता था, जलता था बुझता था। आप समझ रहे हैं, हाँ। तो ये एक बहुत आश्चर्य वाली बात थी उस समय उनके लिए, ठीक है। तो उनका वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या था। ऐसा था, अरे उन्होंने बल्ब नहीं, उन्होंने क्या रखा था, बोलो ना, उन्होंने गैल्वेनोमीटर रखा था, समझ रहे हो। और नजदीक लेके आते थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता था, इसका मतलब हुआ कि इसमें करंट फ्लो करने लगा। चाहे वही चीज यहाँ पर स्विच को ऑन करते थे, ऑफ करते थे, तो इस गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन होता था। हे भगवान, अब सुनिए, अच्छा रुकिए एक मिनट, कंक्लूजन पर हम बाद में आएंगे, पहले इसको आप देख लीजिए कि हो क्या रहा है। रुका है तो जीरो है, फिर जब ये वापस आएगा ना तो फिर डिफ्लेक्शन हो रहा है, रुक गया तो फिर जीरो हो गया, नहीं समझ में आ रहा है। फिर जब ये जाएगा
तो डिफ्लेक्शन होगा, रुक गया तो फिर जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था। क्लियर है? अब आइए समझते हैं कि उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि जब भी किसी कोयल में या फिर लूप में, लूप का मतलब एक, कोयल का मतलब हुआ एक से ज्यादा, जब भी किसी लूप में या कोयल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिएगा, तो उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अभी ईएमएफ तो तुम भूल गए होगे, याद है? जब हम किसी रजिस्टर को किसी सेल वगैरह से कनेक्ट करते थे तो इसका कुछ ईएमएफ होता था कि नहीं, और ईएमएफ ही ना वोल्टेज क्रिएट करता था। अरे बोलो, और इसी ईएमएफ की वजह से ना करंट आता था। तो फैराडे ने कहा कि जब कभी भी हम किसी लूप में या कोयल में, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, क्या चेंज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या चेंज करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उस लूप में या फिर उस कोयल में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? अपने आप उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा। मतलब वो लूप खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगेगा। और अगर लूप कंप्लीट है, अरे बोलो, तो जाहिर सी बात है कि तब करंट भी फ्लो करने लगेगा। नहीं समझ में आया? तो ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करके यहां पर बताया था। तो एक्सपेरिमेंट 1 तो आपको समझ में आ गया ना, एक्सपेरिमेंट 2 भी आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आप थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को निकल रहा है। अरे बोलो ना। अब जब ये सबसे दूर है, अच्छा, जो भी थोड़ा सा स्काई कलर का होगा ना, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके अंदर से होके जा रहा है। येलो कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर नहीं जा रहा है। अरे बोलो, लेकिन ये जो स्काई कलर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो उस लूप से होके जा रहा है। आप बताइए कि जब ये उसके करीब जा रहा है तो आपको नहीं लग रहा है? अच्छा रुकिए 1 मिनट, जाने दीजिए करीब। कितना मैग्नेटिक फील्ड अभी इसके अंदर है? अब कितना हो गया? 3। अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है ये जैसे जैसे अंदर जा रहा है, जैसे जैसे उसके करीब जा रहा है, वैसे वैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं? फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर करंट भी फ्लो कर रहा है। चाहे जब ये दूर जा रहा है तब बताइए क्या होगा? दूर जा रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम ना हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो, दोनों को बदलना कहा जाता है कि नहीं? तो फैराडे ने यही कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी कोयल या लूप से होके गुजरने वाले फ्लक्स को आप चेंज करिएगा, चेंज दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, देखिए ये बढ़ रहा है कि नहीं? आप चाहे तो उस लूप में और उस कोयल में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? ईएमएफ। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा। क्लियर है? तो यही से हमको मिला फैराडे का लॉ, जो सबसे पहला लॉ है। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। एन क्या? ईएमएफ को कम दाम में हम वोल्टेज भी, आप समझ लीजिए कि लूप के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ लूप और कोयल इज चेंज्ड। क्लियर है? अरे बोलिए। अब सुनिए, फैराडे ने एक और बात ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट को जब वो धीरे धीरे लाते थे ना, मैग्नेट को जब वो धीरे धीरे लाते थे तो बाबू ये बल्ब जलता तो था लेकिन बहुत डिम जलता था। अरे बोलो। और वही जब तेजी से लाते थे तो जलता तो था लेकिन बहुत ब्राइट जलता था। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स को अगर आप धीरे धीरे चेंज करिएगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। हे भगवान, फ्लक्स को अगर आप धीरे धीरे चेंज करिए, धीरे धीरे ही ना चेंज कर रहे हैं, तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, कम करंट इंड्यूस होगा।
लेकिन फ्लक्स को अगर आप तेजी से चेंज करिएगा तो इसके अंदर ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अरे बोलो ना, हाँ, ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो आप मुझको बताओ कि कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रहा है, ये हमको कैसे पता चलता है? ये मैंने मैथमेटिकल टूल्स में तुमको बताया है। कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रहा है वो हमको कैसे पता चलता है? चेंज से पता चलता है। किससे पता चलता है? अरे बताया है रे मैंने, हाथ उठा के बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कोई बोल रहा है इधर, रेट ऑफ चेंज से। रेट ऑफ चेंज के बारे में मैंने बताया है। रेट ऑफ चेंज हमको ये दिखाता है कि कोई भी चीज कितनी तेजी से बदल रहा है। तो पता है अब हम लोग क्या कंक्लूजन निकालेंगे? हम लोग बोलेंगे, सुनो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर ज्यादा है, हे भगवान, यानी फ्लक्स में बदलाव अगर बहुत तेजी से हो रहा है का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा है, तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा। यानी कहीं ना कहीं अब यही से हमको इसका दूसरा लॉ मिलेगा कि ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा। अरे बोलो ना, हाँ, ऐसा होगा, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर कम है तो ईएमएफ भी कम होगा। इसका मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। यहां जगह मैंने छोड़ा है, पता है क्या करने के लिए? माइनस साइन लगाने के लिए। तो क्या छोड़ा है मैंने? अब सवाल है कि ये माइनस क्यों लग रहा है? ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी हम किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, ये बात इस लूप को पसंद नहीं आता है। देखिए, दुनिया इनर्शिया नाम का एक चीज होता है, आपने सुना है? आप किसी भी चीज के स्टेट को बदलने की कोशिश करिएगा तो वो उसका अपोज करेगा। अब इसके अंदर मान लीजिए फ्लक्स अभी है 5 वेबर, माने 5 गो फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रहा है। आप नजदीक लेके आइएगा, बोलिए ना, तो वो बढ़ न रहा है, ये चीज इसको पसंद। तो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करने के लिए, एक मिनट, क्या करने के लिए? चेंज इन फ्लक्स का अपोज करने के लिए ही ये अपने अंदर क्या पैदा कर लेता है? ईएमएफ पैदा कर लेता है, करंट पैदा कर लेता है। अरे बोलो ना, बताइए, एक मिनट, इधर से आ क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही ना आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ही ना कर सकते हैं। अरे उधर से तीर चलाया जा रहा है, हम भी इधर से तीर चलाएंगे, तो इसका मतलब हम अपोज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इधर से तीर चलाया जा रहा, हम भी इधर तीर चला दिए, तो इसको क्या बोला जाएगा? सपोर्ट करना बोला जाएगा। तो मैं कह रहा हूं, मेरी बात एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसको नजदीक लेके आ रहे हैं, अरे बोलिए, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बढ़ रही हैं। तो इसी का अपोज करने के लिए ना ये अपने अंदर करंट पैदा करता है, ताकि ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे और इसको आने से रोक सके। क्या है कि एक मैग्नेट को एक मैग्नेट ही ना रोक सकता है, हे भगवान। हाँ, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स का, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन फ्लक्स का क्या करता है? अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करता है। ये लूप कभी भी नहीं चाहेगा कि आप इसके अंदर फ्लक्स बढ़ाइए या चाहे घटाइए, ठीक है? तो ये चीज है। अब सुनिए, जब हम इसको यहां से हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है ना। तो बाबू, आज पहली बार ना हम लोग ईएमएफ और फ्लक्स के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। तो वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग कितना ले लेते हैं? 1। तो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है? तो सेकंड लॉ यही कहता है, एक बार पढ़ लीजिए इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और एक बार फिर से बताइए, माइनस साइन का क्या मतलब है? माइनस साइन का क्या मतलब हुआ? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे लूप के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो गया है वो क्या करता है?
समय के साथ चेंज इन फ्लक्स का अपोज करते, इसीलिए सामने में ऐसा माइनस लिखा हुआ है। आप देखिए वो सारी बातें उसमें भी लिखी होंगी। देखें, क्लियर है? अरे आगे बढ़ सकते हैं? चलो ठीक है। हाँ रुक जा, मैं दे देता हूं ब्रेक तुमको। लेंज, एक मिनट सुनिए। फैराडे लॉ ने तो ये बताया ना कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन है ना, सुन लो एक मिनट, किसका? हाँ, ये एक दूसरे लॉ में हम देखते हैं जिसको बोला जाता है लेंजस लॉ। क्या कहते हैं? लेंज का नियम है। और पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको बताया है वही लिखा होगा। लिखा हुआ है दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ क्या? इंड्यूस्ड करंट। अब सुनो, इस लॉ का हम यूज करेंगे ये जानने के लिए कि इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ है। क्योंकि जब आप मैग्नेट को नजदीक लेके आ रहे थे तो बल्ब जला था, तो जाहिर सी बात है इसमें करंट फ्लो कर रहा था। तो या तो करंट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ना तो करंट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। तो कैसे घूम रहा है ये जानने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? लेंजस लॉ। अब आइए देखते हैं ये लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट का जो डायरेक्शन होगा इज सच दैट, कुछ इस तरीके से होगा कि इट ऑलवेज क्या? वो हमेशा अपोज करेगा। किस चीज का अपोज करेगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। आप समझ रहे हैं? करंट कुछ इस तरीके से पैदा होगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा विथ दी, हाँ, लिंक्ड विद दी लूप और क्या? कोयल। एंड याद रखिएगा, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये चीज मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है? कुछ कुछ हल्का फुल्का समझ में आया? अभी करेंगे हम ढेर सारे एग्जांपल्स, बहुत बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम लोग मिलते हैं 5 मिनट में, ठीक है?